लिखवा दूंगा मैं पॉइंट्स में। देखिए, किसी भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर, किसी भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन रहती है, या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचुरली हैबिटेट में पाए जाते हैं। अब ये जो अलग अलग स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं। इन दोनों स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन भी होगा, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का बिना दूसरी स्पीशीज के इंटरेक्ट किए सर्वाइवल नहीं है। जैसे कि प्लांट्स पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और पॉलिनेटर्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दोनों जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं फॉर देयर फूड, फॉर मल्टीपल थिंग्स या पॉलन रिवॉर्ड्स, और प्लांट जो इंसेक्ट्स के ऊपर या पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो दोनों का एक दूसरे के साथ में वहां पे इंटरेक्शन है, जिससे दोनों का ही सर्वाइवल है। तो मैंने बताया कि किसी भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन है, वो इंटरेक्ट करेंगी, और इंटरेक्शन जो हो सकता है वो दो स्पीशीज के बीच में बेनिफिशियल भी हो सकता है, मतलब जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगी। दूसरा, ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, जिसमें दोनों स्पीशीज हार्म्ड हो या एक स्पीशीज हार्म्ड हो, दूसरी बेनिफिटेड हो। या ये इंटरेक्शन न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसमें दोनों में से किसी को भी कोई हार्म नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया है, दो स्पीशीज के इंटरेक्शन के बेसिस पे कुछ हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन बनाए हैं। जैसे कि ये स्पीशीज ए है और यहाँ पे स्पीशीज बी है, और यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो इनके बीच में होगा, तो जब दोनों की दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट ले रही हों, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। दूसरा इंटरेक्शन जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसमें म्यूचुअलिज्म जैसी ही बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन होगी, उस इंटरेक्शन को प्रोटो कॉपरेशन कहते हैं। अब इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है कि म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन एक दूसरे से अलग कैसे हो सकता है? देखिए, यहां पे ये जो स्पीशीज ए और बी है म्यूचुअलिज्म के अंदर, ये एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेट मैनर में डिपेंडेंट है। ऑब्लिगेट मैनर का मतलब है, जैसे लाइकन है, लाइकन। अब लाइकन के अंदर एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई बेनिफिट डिराइव कर रही होती है। अब आप यहां से एल्गी को हटा दीजिए तो फंजाई का भी सर्वाइवल नहीं है, या फंजाई को हटाइए तो एल्गी का भी सर्वाइवल नहीं है। मतलब दोनों के बीच में इस तरीके का इंटरेक्शन है कि अगर एक स्पीशीज वहां से खत्म हो जाए तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली खत्म हो जा रही है। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं ऑब्लिगेट रिलेशन। मतलब दोनों का डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ऑब्लिगेट मैनर में है, जिसमें एक स्पीशीज के खत्म हो जाने से दूसरी स्पीशीज अपने आप हार्म हो जा रही है। लेकिन प्रोटो कॉपरेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोटो कॉपरेशन में ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जब तक वो दोनों स्पीशीज एक साथ थी तब तक वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रही थी, और जब वो दोनों अलग भी हो जाए तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्पीशीज मर जाएंगी या सरवाइव नहीं कर पाएंगी। जैसे इसका एक एग्जांपल है प्रोटो कॉपरेशन का, एक राइनासिरोस और एक बर्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्स स्पीकर। तो बेसिकली होता क्या है, जो राइनासोरस है उसकी बैक के ऊपर जो टिक्स या लाइसिस हैं उसको ये ऑक्स स्पीकर बर्ड खाती है। तो ऑक्स स्पीकर को राइनासोरस से क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। अब राइनासोरस को इस ऑक्स स्पीकर से क्या बेनिफिट है? तो बेसिकली क्या होता है, जब भी एंडेंजर्ड कंडीशन होती है या कोई प्रेडेटर आता है, तो उस कंडीशन में ये ऑक्स स्पीकर क्या करती है? अलार्मिंग साउंड करती है, अलार्मिंग साउंड करती है, जिससे क्या होता है, ये जो राइनासोरस है ये अलर्ट हो जाता है। तो इसे क्या हो रहा है, इस ऑक्स स्पीकर के साथ में रहने पे ये ऑक्स स्पीकर की अलार्मिंग साउंड्स की वजह से अलर्टनेस हो रही है, जिससे
ये अपने आप को प्रेडेटर से बचा पाने में जो है सक्षम है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई, दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा। अब सपोज करो राइनोसोरस अपना अलग चला जाए और ऑक्सपीगर बर्ड उड़ के अलग चली जाए, तो वैसा थोड़ी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते, दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे के बिना भी है, लेकिन जब तक साथ में थे तो एक दूसरे से वो बेनिफिटेड थे। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग प्रोटोकॉपरेशन कहते हैं, और जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिटेड हैं और दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे के बिना नहीं है, ऐसे इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा। अब दूसरा इंटरेक्शन यहाँ पे जो डेट्रीमेंटल टाइप का होगा, जहां पे एक स्पीशीज बेनिफिटेड है दूसरी हार्म्ड है, ऐसे दो इंटरेक्शन है। सपोज करो बात करी जाए प्रिडेशन की, तो प्रिडेशन में जो प्रेडेटर है वो बेनिफिटेड है और जो प्रे है वो हार्म्ड है, और पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो बेनिफिटेड है और जो होस्ट है जिसके ऊपर वो पैरासाइट सर्वाइव कर रहा है वो हार्म्ड हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेडेटर के लिए और यहाँ पे पैरासाइट के लिए ये बेनिफिशियल है, इधर प्रे के लिए और इधर होस्ट के लिए ये हार्म कंडीशन है। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म में और प्रेडेशन में दोनों में एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे वाले को हार्म होगा। अब एक इंटरेक्शन है जहां पे दोनों ही स्पीशीज हार्म होंगी, उस इंटरेक्शन को बेटा हम लोग नाम देते हैं कंपटीशन। उस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन में बेसिकली क्या होगा, जब दोनों स्पीशीज या तो फूड के लिए कंपीट कर रही हैं या टेरिटरी के लिए कंपीट कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में दे विल एनकाउंटर, दोनों के बीच में फाइट होनी है। अब जब फाइट होनी है तो दो अलग अलग स्पीशीज भी फाइट कर सकती हैं और ये हो सकता है कि दो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म भी आपस में फाइट करें। अब जब ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे, सपोज करो इस कंपटीशन में ये वाला विन हो जाता है, ये वाला लूज हो जाता है, लेकिन कायदे से क्या होगा, ये जो कंपटीशन में जीत रहा है ये इससे लड़ने के बाद में फिजिकली वीक तो ये भी हो गया, तो अगली बार जब इसकी किसी और से एनकाउंटर होगा तो ये फिजिकली वीक है, ये इसको हार्म कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये भी हार्म हुआ, ये भी हार्म हुआ, आगे चल के ये इसने इसको हार्म करा, फिर आगे जब इससे फाइट करेगा तो ये वाला जीतेगा, ये हार जाएगा क्योंकि ये फिजिकली वीक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों की दोनों स्पीशीज जो एक दूसरे से कंपीट कर रही हैं दोनों को ही नुकसान होता है। ठीक है, अब एक इंटरेक्शन है जहां पे एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी स्पीशीज को कोई बेनिफिट और कोई हार्म नहीं हो रहा, ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं कॉमेंसलिज्म। ऐसे इंटरेक्शन को क्या नाम दिया जाता है, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है कैटल्स और कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट एक तरीके की बर्ड है। अब होता क्या है कि ये जो कैटल एग्रेट है या ये जो बर्ड्स हैं, ये जहां पे भी कैटल ब्राउज कर रहे होते हैं ग्रासेस को, ये कैटल एग्रेट उनके आसपास होते हैं। क्यों होते हैं, जब भी कैटल आगे चलेगा तो उसके जो पैर के वजन से जो ग्रासेस में छिपे हुए इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे, और ये कैटल एग्रेट या बर्ड ये उसी इंतजार में रहती है कि ये आगे चले, इसके पैर के वजन से कोई छिपा हुआ इंसेक्ट बाहर निकले और ये उसे पिक करके खा ले। अच्छा, इसके साथ में क्या फायदा था इसको, कैटल की वजह से वो इंसेक्ट्स बाहर आ रहे थे और उन इंसेक्ट्स को ये फूड के तौर पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मली भी फीड कर सकते थे उन इंसेक्ट्स को, उस ग्रासेस के बीच में से ढूंढ सकते थे, लेकिन उसमें उनको बहुत ज्यादा समय लगता, टाइम लगता उन्हें ढूंढ के खाने में, लेकिन उनके इस काम को किसने आसान बना दिया, कैटल्स ने। अब ये जो कैटल है, कैटल को तो इस कैटल एग्रेट से कोई नुकसान नहीं है, इतनी कैटल एग्रेट या बर्ड्स आसपास उसके घूमते रहे तो इसके लिए तो कोई हार्म, कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये कैटल एग्रेट इसके साथ रह रही है, इसको बेनिफिट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। तो यहाँ पे इस तरीके के इंटरेक्शन को हम लोग कॉमेंसलिज्म कहते हैं। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को कोई भी हार्म बेनिफिट नहीं होगा और दूसरी स्पीशीज वहां से बेनिफिटेड होती है। अब एक इंटरेक्शन है जहां पे एक स्पीशीज हार्म हो रही है
और दूसरे को कोई हार्म, कोई बेनिफिट नहीं है, उसे हम अमेंसलिज्म कहते हैं। अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म का एग्जांपल है क्या, एक ब्लैक वॉलनट ट्री होता है, हालांकि इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये ब्लैक वॉलनट ट्री करता क्या है, ये अपनी जो रूट्स वाला पार्ट है उससे कोई स्पेसिफिक केमिकल को ये सिक्रीट करता है अपनी रूट से, और ये केमिकल इसलिए सिक्रीट किया जाता है ताकि जहां तक ये प्लांट की रूट का डायमेंशन है वहां तक कोई भी अदर प्लांट ग्रो ना कर सके, इसलिए इस प्लांट ने उन केमिकल को रिलीज करके वहां पे दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया या रोक दिया। अब देखिए, जो सपोज करो यहाँ पे कोई दूसरी ग्रासेस या कोई हर्बेशियस या कोई श्रब यहाँ पे उगता, उससे इस प्लांट का कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि देखिए मैंने आपको कभी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, हर स्पीशीज की अपनी कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की भी, मिनरल एब्जॉर्ब करने की भी। तो ये ब्लैक वॉलनट ट्री एक बड़ा ट्री है, अब इसका कोई कंपटीशन कुछ छोटी ग्रासेस के या हर्बेशियस या श्रब्स के साथ में नहीं हो सकता, लेकिन इसने फिर भी उस केमिकल को सिक्रीट करके इन सब की ग्रोथ को नहीं होने दिया। तो इनके होने या ना होने से इसको कोई हार्म, कोई बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन इसने जो एक केमिकल रिलीज किया है जिससे इनकी ग्रोथ रुक गई, इससे इन स्पीशीज को क्या हो गया, हार्म हो गया। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, अमेंसलिज्म कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको सभी को? अब ये सब तो मैंने आपको प्रिसाइजली बताया इन सारे इंटरेक्शंस को समझाने के लिए कि किस किस तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। अब इनमें से एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में हमें पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उस सारी इंफॉर्मेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं प्रेडेशन से। प्रेडेशन से देखिए, प्रेडेशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉपिक लेवल वाला होगा, हायर ट्रॉपिक लेवल वाला होगा, वो हमेशा प्रेडेटर होगा, और जो भी ऑर्गेनिज्म लो ट्रॉपिक लेवल पे है वो हमेशा प्रे होगा। अब ये ट्रॉपिक लेवल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप सभी ने फूड चेन पढ़ी होगी, पढ़ी है? फूड चेन में सबसे बेसिक लेवल पे कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में सारे के सारे प्लांट्स आएंगे। प्रोड्यूसर से ऊपर कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हर्बीवोर्स। फिर होते हैं हमारे कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं प्राइमरी कार्निवोर। फिर होते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर में कौन आते हैं हमारे, सेकेंडरी कार्निवोर। और इसके ऊपर होते हैं आपके टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स में टॉप कार्निवोर आ जाएंगे। तो ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ गए। लो ट्रॉपिक लेवल वाले को हाई ट्रॉपिक लेवल वाला फीड कर रहा है, हाई ट्रॉपिक लेवल वाले को उससे हाई ट्रॉपिक लेवल वाला फीड कर रहा है। इसी तरीके से फूड चेन चल रही है, और ये इकलौता माध्यम है जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको तो केवल प्रोड्यूस ही ट्रांसड्यूस कर सकते हैं या उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लाइट एनर्जी आ रही है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम तो इन प्रोड्यूसर्स का, और प्रोड्यूसर्स ने जब उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो वो केमिकल एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल में बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पे मैंने बताया कि प्रेडेशन में हमेशा जो प्रेडेटर होगा वो हायर ट्रॉपिक लेवल वाला होगा, और जो प्रे होगा वो हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला होगा, और इसमें प्रेडेटर को हमेशा बेनिफिट होगा और प्रे को हार्म होगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब अगली बात यहां पे की गई है कि अगर हम लोग ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जितने भी हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, सब के सब प्रेडेटर हैं। मतलब जैसे हम लोग प्लांट्स को खा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम वेजिटेरियन है, वीगन है, हम प्लांट्स ही खा रहे हैं, तो कायदे से प्रेडेटर हम भी हैं, बिकॉज वी आर ईटिंग प्लांट्स। तो प्लांट उस कंडीशन में प्रे बन जाएगा, हम प्रेडेटर बन जाएंगे। तो अगर ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं और जितने भी कार्निवोर्स हैं और लगभग 25% इंसेक्ट्स जो फाइटोफैगस होते हैं, फाइटोफैगस का मतलब है जो प्लांट्स को खा रहे हैं, ये सबके सब प्रेडेटर्स हैं, ये सबके सब प्रेडेटर हैं। और तीसरी बात यहां पे बताई गई है कि इट इज
that mean by which energy transfer from one trophic level to another trophic level. और इसी वजह से हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बना हुआ है। अगर ये प्रेडेशन ना होता तो इकोसिस्टम में फूड चेन भी ना होती, ना फूड वेब होती, ना यहाँ पे कोई इकोलॉजिकल बैलेंस हो पाता। अब अगली बात यहाँ पे बताई हुई है कि अगर प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे प्रे को, तो प्रेडेटर खुद एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेडेशन ज्यादा होने की वजह से सबसे पहले तो इसका प्रे एक्सटिंक्ट होगा, और जब प्रे खत्म हो जाएगा तो इसका फूड भी खत्म हो गया, तो प्रेडेटर इन टर्न खुद मर जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर प्रेडेटर प्रे को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करें तो ऐसी कंडीशन में प्रे एक्सटिंक्ट होगा, और प्रे के एक्सटिंक्ट होने के बाद में प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रेडेटर है इसका जो नेचर है वो प्रूडेंट या इंपॉर्टेंट बताया गया है नेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर मतलब इसको पता होना चाहिए या प्रेडेटर को ये होना चाहिए कि अगर जैसे सपोज करो जैसे फूड चेन है, तो फूड चेन, हालांकि मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, तो फूड चेन क्या कहती है कि भाई ग्रास थी, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खा लिया। ये बहुत सिंपल सी फूड चेन है। लेकिन सपोज करो लायन को गोट ना मिले, लायन को रैबिट मिले, तो लायन छोड़ देगा क्या? नहीं। तो कायदे से जो फूड चेन होती है ये रियलिस्टिक बात नहीं है। मतलब ये एक ऐसी बात है कि कोई भी रियल फूड चेन जो आज तक आप पढ़ते आए हो वो इस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब बहुत सारे प्रे अलग अलग होंगे, उसके ऊपर एक प्रेडेटर होगा, और प्रेडेटर इन प्रे में से बदल बदल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म को वो कंज्यूम करता है, जिस वजह से कोई एक प्रे ओवर एक्सप्लॉइट ना हो। क्यों? अगर प्रे को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया तो प्रे खुद एक्सटिंक्ट होगा। इसलिए प्रेडेटर का नेचर हमारे जो नेचर है, इकोसिस्टम है, उसमें प्रूडेंट बताया गया, इंपॉर्टेंट बताया गया। अब इसमें इन्होंने अगली बात बताई हुई है कि इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेडेटर अगर होंगे तो वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे का जो नंबर है वो इस अर्थ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रेडेटर क्या करता है, प्रे के नंबर को या प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका इन्होंने एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया को लेके दिया हुआ है। इन्होंने बताया है कि 1920s में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नए प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे हम लोग प्रिकली पियर कैक्टस के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे हमने प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया। इस ऑस्ट्रेलियन हैबिटेट के लिए ये जो प्रिकली पियर कैक्टस था ये बिल्कुल नया था, एलियन स्पीशीज था या एग्जॉटिक स्पीशीज था। मतलब आज से पहले ऑस्ट्रेलिया में ये कैक्टस नहीं मिलता था। अब अचानक से जब प्रिकली पियर कैक्टस को वहां पे इंट्रोड्यूस करा गया तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं था। देखो, नेचुरल प्रेडेटर तो तभी मौजूद होता ना जब ये पहले होता, तो इसको खाने वाली भी कोई एनिमल या प्लांट या कोई इंसेक्ट स्पीशीज वहां पे मौजूद नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये प्रिकली पियर ने अपने आप को इतना ज्यादा ग्रो कर लिया वहां पे कि उसकी वजह से हैवोक क्रिएट हो गया। हैवोक क्रिएट मतलब हर जगह पे प्रिकली पियर कैक्टस फैलता चला गया। फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इस चीज की चिंता हुई कि भाई यहाँ तो हर जगह प्रिकली पियर कैक्टस फैलता चला जा रहा है। तो उन्होंने इस प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए या इसको कम करने के लिए इन्होंने फिर इसके प्रेडेटर को लेके आए। इसका प्रेडेटर था कैक्टस फीडिंग मॉथ, एक बटरफ्लाई जैसी इंसेक्ट होता है जो कैक्टस को एज अ फूड कंज्यूम करता है। तो उन्हें क्या करना पड़ा, उसको प्रे बनाना पड़ा और इसके नेचुरल प्रेडेटर को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तब जाके प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन वहां पे कम हो पाई। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि प्रिकली पियर कैक्टस को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है,
या कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कैक्टस फीडिंग मॉथ को वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। अब अगली बात यहां पे बताई हुई है कि हम प्रेडेटर्स को, हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि प्रेडेटर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखते हैं। एग्जाम्पल दिखाया ऑस्ट्रेलिया का, और एग्जाम्पल में प्रिकली पेयर कैक्टस को फीड करवाया हमने कैक्टस फीडिंग मॉथ से। अब याद करिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, तो वहां पे लेडी बर्ड बीटल को हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, दूसरे एफिड्स को खत्म करने के लिए कर रहे थे, तो वहां पे भी तो प्रेडेटर प्रे रिलेशन था। जो लेडी बर्ड बीटल थी वो क्या थी, प्रेडेटर थी, और एफिड्स क्या थे, प्रे थे। आंखें बहुत बंद हो रही हैं तुम्हारी। तो हम इनको किस तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग प्रे नंबर, या प्रे को, या आप कह लीजिए पेस्ट को कंट्रोल करने में भी प्रेडेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन्होंने एक बात और बताई, दो इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दिए, तीसरा इंपॉर्टेंस, प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन में स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखता है। ये बात कैसे समझी जाए, मैंने बोला कि जो प्रेडेटर है वो प्रे की पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। अब डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन, डाइवर्सिटी का मतलब जानते हो आप लोग, जिस भी एरिया में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज मिलेंगी अलग अलग टाइप की, ऐसा नहीं एक ही टाइप की, जैसे किसी एक एरिया में 1000 काऊ मिल रही है और किसी एक एरिया में 10 काऊ मिल रही है, 10 डॉग मिल रहे हैं, 10 कैट मिल रही है, 10 ह्यूमन मिल रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन सा हो गया, जहां पे 10-10 अलग अलग मिल रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या करते हैं, ये स्पीशीज की पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो इन्होंने बताया हुआ है एग्जाम्पल अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का। इन्होंने बताया है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक ओशियन का वो रीजन या कोस्टल रीजन जो अमेरिका से लगता है। अंजलि और सिमरन बातें नहीं करो, मैं जो है 2-3 बार तुम्हें नोटिस कर चुका हूं, बातें नहीं करनी है, ठीक है? मैं सिवान दीवार में सिर लड़ा दूंगा तुम्हारा अगर ज्यादा बातें करोगी तो। इधर देखिए, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में क्या किया गया, वहां पे कुछ कम्युनिटीज रहती थी। कम्युनिटी का मतलब तो जानते हो ना, जब अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन एक साथ रहने लग जाए। अब उस कम्युनिटी को नाम दे दिया रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज। रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, कम्युनिटी तो हो गया कि भाई अलग अलग पॉपुलेशन है, उसका जो ग्रुप है एक साथ रह रहा है, उसे कम्युनिटी कह दिया, मतलब बहुत सारे वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट जो वहां पे रह रहे थे। रॉकी इंटरटाइडल का मतलब है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के आसपास जो पत्थर वाला इलाका था, रॉकी एरिया था, जहां पे टाइड आते और जाते रहे, इसलिए नाम दे दिया उसको रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज। तो वहां पे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज थी, मतलब बहुत तरीके की अलग अलग टाइप की, वहां पे वर्टिब्रेट्स, फिशेज, अनवर्टिब्रेट सब मिलते थे जो वहां पे सर्वाइव कर रहे थे। और वहां पे मेन जो प्रेडेटर था वो एक फिश थी जिसका नाम था स्टारफिश पिजास्टर। नॉर्मल स्टारफिश ही कह लीजिए, लेकिन आपकी किताब में नाम दे रखा है स्टारफिश पिजास्टर। ये एक प्रेडेटर था जो इस कम्युनिटी में इकलौता प्रेडेटर हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रेडेटर को थोड़े टाइम के लिए हटाया, मतलब वहां से एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, एक्सपेरिमेंटली उस प्रेडेटर को थोड़े टाइम के लिए वहां से उस कम्युनिटी से रिमूव कर दिया। तो इन्होंने क्या पाया कि 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर इस कम्युनिटी में से 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट हो गए मतलब खत्म ही हो गए, 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई उस एरिया में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने प्रेडेटर को हटाया, उससे प्रे कैसे खत्म हो गया, प्रे को तो और बढ़ जाना चाहिए। तो होता क्या है, प्रेडेटर ना प्रे की पॉपुलेशन में कंपटीशन की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ने देता। मतलब आप उदाहरण के तौर पे देखिए
कि यहाँ पे ये स्टारफिश डिजास्टर है, ये प्रेडेटर है, और यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन है इनवर्टिब्रेट्स की जो पहले रह रही थी। तो ये स्टारफिश डिजास्टर क्या करती थी, कभी इस प्रे में से एक खा लिया, कभी इसके बीच में से एक इंडिविजुअल को कंज्यूम कर लिया, कभी इसमें से कंज्यूम कर लिया, मतलब ये अलग अलग प्रे हैं उसके, उसमें से अलग अलग प्रे को वो खा रहा था। अब ये हट गया तो इन्हें खाने वाला कोई बचा नहीं, तो इनका नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब जब इनका नंबर इंक्रीज हो गया तो फूड के लिए कंपटीशन होगा, फूड के लिए कंपटीशन हुआ तो क्या होगा, मैंने बताया था दोनों स्पीशीज हार्म होती है जो कम्पीट करती है, तो धीरे धीरे करके ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण खत्म होती चली गई, जिस वजह से ये 10 स्पीशीज एक साल के अंदर ज्यादा ओवर कंपटीशन होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन जब तक स्टारफिश डिजास्टर था वो क्या कर रहा था, वो इन प्रे के बीच में कंपटीशन की एफिशिएंसी को कम कर रहा था, कम कर रहा था। क्यों, क्योंकि वो उनमें से कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स को कंज्यूम करता रहता था, जिससे ना तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ पाती थी ज्यादा, ना इसकी बढ़ पाती थी। मेरी बात समझ पा रहे हो, जब ये हटा तो इन सब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जब ये ज्यादा बढ़ गई तो आपस में कॉम्पीट करने लग गए, और आपस में कम्पीट करने पे इनको फूड नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मर गए। अब ये 3 मैंने अब तक बताए, शुरुआत से एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं डिफेंसेस स्टार्ट करूंगा कि अलग अलग प्रे ने क्या क्या डिफेंसेस किए हैं। मैंने सबसे पहले शुरू किया था प्रेडेशन से, और मैंने प्रेडेशन में बताया था कि हमेशा जो हायर ट्रॉपिक लेवल वाला है वो प्रेडेटर होगा और लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला प्रे होगा। दूसरा मैंने बताया था कि ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में जितने भी हर्बीवोर, कार्निवोर या जितने भी फाइटोफैगस इंसेक्ट्स हैं जो कि 25% दिए हुए हैं, वो सबके सब क्या है, प्रेडेटर्स हैं। दूसरा मैंने बताया था कि प्रेडेशन इज द मीन बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। उसके अलावा मैंने बताया था अगर प्रेडेटर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है तो उसकी वजह से प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा और इंटर्न प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसलिए प्रेडेटर का जो नेचर में रोल है वो प्रूडेंट है। फिर दूसरा बताया मैंने इंपॉर्टेंस में कि प्रेडेटर सबसे पहला काम करता है प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना। इसका एग्जांपल क्या दिया, 1920s में ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब चूंकि प्रिकली पियर कैक्टस वहां की इंडिजीनियस प्लांट वेराइटी नहीं थी, उसको बाहर से वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस वजह से इसने क्या किया, एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पे नहीं था, और वहां पे उसकी स्पीशीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर जगह वो प्रिकली पियर कैक्टस ही फ्लोरिश होने लग गया, जिससे वहां पे है वो क्रिएट हुआ, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे इसके नेचुरल प्रेडेटर कैक्टस फीडिंग मॉथ को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तब जाके इस प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल लाया गया। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि ये जो प्रेडेटर हैं, ये प्रेडेटर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में, और वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का एग्जांपल माइक्रोब वाला भी है, जो आपको याद रखना होगा, जिसमें हम लोग प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के बेसिस पे उनको क्या करवाते हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन को खत्म करवा देते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि जो प्रेडेटर है ये प्रे की पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल इसका मैंने क्या बताया कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे एक रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी थी, जिस कम्युनिटी में मेन प्रेडेटर जो था वो स्टारफिश डिजास्टर हुआ करता था। तो एक्सपेरिमेंटली जब इस स्टारफिश डिजास्टर को यहां से रिमूव किया गया तो विद इन 1 ईयर 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज वहां से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे एफिशिएंसी ऑफ कंपटीशन बिटवीन दीज प्रे स्पीशीज वाज इंक्रीज्ड। क्लियर है मेरी बात। अब अगली बात यहां पे आती है कि भाई प्रेडेटर तो प्रे को खत्म करेगा, क्योंकि फूड चेन का वो पार्ट है, एनर्जी ट्रांसफर का भी वो मैकेनिज्म है, और नेचर ने इन सारी चीजों को इसी तरीके से बनाया है। लेकिन प्रे क्या करे कि वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर सके, तो प्रे ने भी कुछ ना कुछ डिफेंस है जो डेवलप किए हैं अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से। जैसे कि मैं सबसे पहले एनिमल्स की बात करता हूं कि एनिमल्स में कौन कौन से डिफेंस के तरीके हैं जो डेवलप किए गए। तो इसमें सबसे पहला तरीका है बेटा कैमोफ्लाज करना। कैमोफ्लाज करना, कैमोफ्लाज का मतलब है कि जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के कलर के साथ में अपनी बॉडी के कलर को मैच कराना, जिससे वो अपने आप को प्रेडेटर की नजरों से हाइड रख सके। ठीक है, प्रेडेटर की नजरों से उसे हाइड रख सके। अब देखिए
कैमोफ्लाज करने का। ठीक है जी। दूसरा तरीका है कि प्रे अपने आप को पॉइजनस बना ले, कि प्रेडेटर खाने से पहले 10 बार सोचे कि इसे खाऊं या ना। तो पहला तो छिपके, जैसे आपने देखा होगा कैमोफ्लाज का तो कैमिलियन सबसे बढ़िया एग्जांपल है। उसके आपने बहुत सारे इंसेक्ट देखोगे, लीफ इंसेक्ट देखा होगा आपने, बिल्कुल लीफ के जैसा दिखता है, बिल्कुल प्रेडेटर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता ये प्लांट की लीफ है। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे स्टेम की ट्विग पड़ी हुई है, मतलब टूटी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, और लेकिन वो एक्चुअल में एक इंसेक्ट है, अब वो प्रेडेटर की नजर से ही बच रहा है। ऐसे कुछ ऐसी लीव्स, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो ऐसे लगेंगे जैसे पुरानी लीव जो गिर जाती है नीचे ब्राउन कलर की हो जाती है, ऐसे कलर की हो जाएगी। तो ये सब तरीके हैं किससे, प्रेडेटर से बचने के, ताकि प्रेडेटर उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। दूसरा पॉइजनस बन गए। ठीक है, पॉइजनस के साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो क्रिप्टिक कलरिंग कर रहे हैं। क्रिप्टिक कलरिंग का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कोई इंसान है जो किसी को हार्म नहीं कर सकता, लेकिन ये तो बता सकता है ना मैं हार्म कर सकता हूँ झूठे को। ऐसे ही जैसे जो पॉइजनस हैं उनकी बॉडी का कलर ना एक अलग तरीके का होता है, मतलब ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं जो जितने ही पॉइजनस एनिमल। तो जो प्रेडेटर होता है ना उनकी बॉडी कलर से डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये पॉइजनस है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन पॉइजनस है लेकिन कलर डेवलप कर रखा उन्होंने अपने ऊपर, मतलब ताकि प्रेडेटर उन्हें भी क्या समझ ले, मतलब है वो नॉन पॉइजनस लेकिन उन्होंने अपना रंग ऐसा कर रखा है कि वो ऐसे दिखाई देंगे, अरे बड़ा जहरीला भाई, इसे नहीं खाना। तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रेडेटर से बच जाएंगे। तो तीसरा, वो हाईली डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं। अब जैसे सपोज करो आप तोरई की सब्जी नहीं खाना पसंद करते, ऐसी एनिमल्स का भी तो फेवरेट फूड होगा ना भाई, कि जो है मेरे को ये खाना अच्छा लग रहा है, ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसी में एक एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई का। मोनार्च बटरफ्लाई होती है, ये जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है ये इतनी ज्यादा डिस्टेस्टफुल है कि चिड़िया इसे खा ले तो चिड़िया थूकती फिरती है धत तेरी का क्या खा लिया, और वो खाती नहीं है। और ये बटरफ्लाई ने ये इतना गंदा टेस्ट बनाया कैसे, तो ये मोनार्च बटरफ्लाई जब कैटरपिलर स्टेज पे थी तो ये एक टॉक्सिक वीड होता है उसके ऊपर फीड करती थी और वो केमिकल उसकी बॉडी में रह जाता है। तो वही जब आगे चल के बटरफ्लाई बनती है तो वो केमिकल उसकी बॉडी में था जो उसने कभी कैटरपिलर स्टेज पे उस प्लांट से लिया था। अब वो केमिकल उसकी बॉडी में रहा, वही उसको जो क्या बना रहा है, वो हाईली डिस्टेस्टफुल बना दे रहा है। अब वो प्रेडेटर चिड़िया आ रही है, पहली बात तो खाएगी नहीं, अब उसको पहचान पड़ गई है इसे खाना ही नहीं है। तो अब मोनार्च बटरफ्लाई मस्त घूम रही है, लो खाओ अपने मुंह का स्वाद खराब करो, तो वो खाएगी नहीं, वो मस्त घूमती रहेगी, बच गई अपने आप, यही तो बचाना था। तो 3 तरीके, कैमोफ्लाज, क्रिप्टिक कलरिंग, पॉइजनस और हाईली डिस्टेस्टफुलनेस, और ये इसका एग्जांपल था मोनार्च बटरफ्लाई का। प्लांट्स ने भी पैतरे अपनाए हैं कुछ ना कुछ भाई, ये तो एनिमल्स के, एनिमल्स में और भी हैं बहुत सारे। देख ले उसकी तरफ, देख ले पहले, देख ले, अरे इससे कह रहा हूँ मैं, हरे रंग की जो टी शर्ट पहना है ये, देख ले उसकी तरफ, देख ले पहले, मोहब्बत कर ले उससे पहले, कर ले उसकी आंखों में देख, पलट और कर ले उससे बात कर ले, देख ले और पलट के, रह के पलट के देखते हैं एक दूसरे की तरफ, इधर देख लो, यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं, उसकी तरफ देख के क्या मिलेगा बेटा, पलट के तुमने देखा है और मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा, मैं दूसरे की बात पर विश्वास ही ना कर रहा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तू देख रहा उधर, तू भी देख ले। नहीं वो रेस्पॉन्स भी तो देना होता है ना, एक तरफा थोड़ी चलता है। दोस्ती को अपने बाहर रख के आए करो, दोस्ती को बाहर क्लास के छोड़ दो, और क्लास के अंदर आए तो आम स्टूडेंट की तरह बैठो और पढ़ो। यहाँ पे दोस्ती यारी नहीं कि मैं बतलाऊंगा बैठ के और एक दूसरे की तरफ देखूंगा, नैन मटक के करूंगा, इशारेबाजी करूंगा, ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। और तुम अलग बैठाया था इसी कारण से, और वही काम दूर से बैठ के करने की कोशिश कर रहा तू, अब है भाई, फालतू में क्यों उल्टी सीधी बातें बुलवाओ मेरे मुंह से। प्लांट्स के बारे में सुन लीजिए, प्लांट्स ने क्या क्या कर रखा है। प्लांट को सबसे ज्यादा खतरा होता है हर्बीवोर्स से, आते ऊपर से खा के चले जाते हैं। हाँ प्लांट खड़ा है बेचारा, जैसे ये हो अरे इंसेक्ट है वो भगावे भी, प्लांट तो खड़ा ही है, कोई भी आ रहा है उसे नोच के खा रहा है।
प्लांट करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो उसने क्या करा, वो लो तुम्हारा इलाज मैं करता हूँ। उसने बना लिए थॉर्न्स स्पाइन, लो खाओ। लेकिन जिराफ जैसे हरामी एनिमल उन्हें भी खा लेते हैं। लंबी सी मुंह करके जीभ इतनी बड़ी कर रखी है उन्होंने, जीभ से लपेटते पत्तों को, थॉर्न वॉर्न से भाड़ में जाओ तुम, खाना है तो खाना है। तो इन्होंने क्या करा अपने डिफेंस में, हार्बीवोर्स को से बचने के लिए अपने ऊपर थॉर्न्स बनाए। जैसे अकाशिया, जैसे डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट की दो मजबूरियां फंस गई, कैक्टस वैक्टस की दो मजबूरी थी, ऐसे नहीं उनके ऊपर स्पाइन्स हैं। पहली मजबूरी तो पड़ गई वो ट्रांसपिरेशन वाला, फिर दूसरी मजबूरी पड़ गई यार इकलौता वही था जो डेजर्ट में उग पा रहा था, तो ले हर्बीवोर उसे ही सूंढ देते थे। अब कैक्टस दुखी, करूं तो करूं क्या, अलग गर्मी अलग पड़ रही है, कोई और मुंह मार के चला जा रहा है। तो उसने बोला मैं अपनी लीव्स को मॉडिफाई करके क्या बनाऊंगा, थॉर्न नहीं स्पाइन। थॉर्न तो अकाशिया में होते हैं, अकाशिया भी एक ऐसा ही प्लांट है जो डेजर्ट में मिलता है। तो इनकी मजबूरी बन गई क्योंकि वो इकलौते ऐसे थे जो वहां पे मतलब फ्लरिश हो पा रहे थे। अब रहस्य है वहां, देखो खाना तो मिलता नहीं, तो एनिमल्स को यही दिखाई दे जाते थे, इन्हें खा लेते थे वो। तो इन्होंने भी सोचा कि यार कब तक खाए जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने ये तरीका कर लिया। दूसरा, कुछ ने अपनी जो लीफ के एजेस हैं उन्हें शार्प कर लिया कि लो खाओ, हमारी लीफ की एज ब्लेड जैसा असर देगी, कहीं ना कहीं तो कटोगे तुम। तो हाँ देखा नहीं, अरे शुगर केन की लीफ देख लो यार आप, शुगर केन की लीफ जो होती है वो बहुत शार्प होती है एज पे से, तो उससे मतलब आप नॉर्मली अगर उसे गन्ने को तोड़ने भी जाओ या उसके थोड़े से कांटेक्ट में आकर क्लोज से निकल जाओ तो वहां बिल्कुल निशान बना देगा बढ़िया का। तो शार्प जो एजेस वाली लीफ इन्होंने बनाई। उसके अलावा इन्होंने अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाए अपने अंदर, ओपियम खाओ, कैफीन, क्विनीन एंड सेवरल अदर टाइप ऑफ केमिकल। ये सब बनाए गए थे किस लिए, कि हर्बीवोर्स ना खाएं, और इंसानों ने हर्बीवोर्स ही तो नहीं खाएंगे, हम तो खा ही सकते हैं, धड़ल्ले से छुप छुप के उगा रहे हैं हम तो। अरे कैफीन तो खुलेआम बिक रही है, सभी खा पी रहे हैं इसे तो। लेकिन आप ये सोचो ना, प्लांट को कितना बड़ा धोखा मिला, उसकी कितने सालों की एडेप्टेशन थी ये हर्बीवोर से बचने की, और इंसानों ने फिर उसमें उसे क्या कहते हैं, आपदा में अवसर देखना। इनके लिए आपदा थी, इंसानों के लिए बन गया अवसर, और अवसर का फायदा उठाया जा रहा है दबा के। ये एंटी मलेरियल, ये स्टिमुलेंट, और ये तो जब सब जानते ही हो, ठीक है, चल रहा कंजप्शन। उसके अलावा एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं कैलोट्रोपिस, हिंदी में इसे कहते हैं आके का पेड़, कैलोट्रोपिस। अभी दिखा दूंगा कैसा दिखता है, लगा मिल जाएगा आपको। आके का पेड़ कहते हैं इसे हिंदी में। इसे जब भी इसकी लीफ तोड़ोगे तो उसमें से दूध जैसा निकलता है, ठीक है। तो वो जो कैलोट्रोपिस है, वो जो दूध निकलता है वो एक टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड है, मतलब अगर हर्बीवोर उसे खा ले में ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए उस कैलोट्रोपिस के प्लांट को कोई भी हर्बीवोर नहीं खाता। इसीलिए जो जैसे कैनाबिनॉइड्स हैं उन्हें भी नहीं खाते, जो कैनाबिस था, कैनाबिस सटिवा, तो कैनाबिनॉइड्स भी एक तरीके का डिफेंस ही था लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही ये आप सब लोग स्पाइसेस खाते हो अलग अलग तरीके की, ये सब डिफेंस थे प्लांट के। आपने उसका चाट मसाला बना दिया, डाल के खा रहे हो उसका चूरन बना के, ठीक है। ये सब प्लांट ने बनाए थे किस लिए, कि वो हर्बीवोर से, अगर हर्बीवोर खाए तो उसे मिर्ची लगे, हर्बीवोर नहीं खाए, इंसान उससे चटकारे ले रहा है, ठीक है। उसका उसका उन्होंने वो बना दिया, स्पाइस बना दिया। अब तो बकायदा उनकी खेती करी जा रही है उनकी इसी एडेप्टेशन की वजह से। तो कैलोट्रोपिस जो है टॉक्सिक वीड बनाता है या टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, जो बेसिकली फेटल होते हैं फॉर हर्बीवोर्स इफ दे कंज्यूम देम। बीमार पड़ जाएंगे खाते, अरे क्या खा लिया, मेरा बेटा बीमार होके आया है। तो हाँ, तो वो लोग बड़ा जो है ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का। आप देखना कभी भी कोई भी कैटल
कहीं घूमती हुई मिल जाए। अब कभी नहीं देखोगे कि वो भांग वांग के पौधे को खा रही हो, कभी नहीं देखोगे धतूरे के पेड़ को छू रही हो, कभी नहीं, कभी नहीं। उसे पता है इसे मैंने खाया तो एक दिन तक तो मजा रहने वाला है ठीक है, एक दिन तक तो मैं परेशान रहूंगा या रहूंगी, जो भी है। तो कुछ हैं, जैसे कुछ मंकी वंकी भी हैं, वो क्या करते हैं, अमेजन में देखा मैंने, वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें वो क्या करते हैं, वो एक फ्रूट्स होते हैं, वो गिर के नीचे फर्मेंट हो जाते हैं और उसमें थोड़ी बहुत नशा जैसा हो जाता है। बंदर उन्हें खा खा के झूम रहे हैं, हरामी हो गए बंदर भी, इंसानों से ठेका बना रखा उस पेड़ का उन्होंने, उसके नीचे चुन चुन के वो फर्मेंटेड फ्रूट्स खा रहे हैं, खाने के बाद में चला नहीं जा रहा उन पे, बैठ के सो रहे हैं, अलग ही चल रहा है उनका। तो ये सारी चीजें थी जो हमें जाननी थी इसके अंदर। जैसे कलाधाम के बारे में भी थोड़े दिन पहले सुना था, है तायल साहब? अब सुनो इधर, अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाते हैं। इसमें बताया है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा उसे मतलब इंटरेक्शन होगा, उसे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कह देते हैं या इंटरेक्शन कह देते हैं, मैं कंपटीशन बोल रहा हूँ बार-बार। अब ये कई तरीके के इंटरेक्शंस थे, जिसमें ये टेबल आपके सामने दी हुई है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड है, कंपटीशन में दोनों स्पीशीज हार्म्ड है, प्रेडेशन में प्रेडेटर बेनिफिटेड है, प्रे हार्म्ड है, पैरासिटिज्म में पैरासाइट बेनिफिटेड है, होस्ट हार्म्ड है, कॉमेंसलिज्म में एक बेनिफिटेड है, दूसरा कुछ नहीं है उसके ऊपर असर, और एमेंसलिज्म में एक हार्म्ड है, दूसरा अनअफेक्टेड रहने वाला है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म, इन तीनों इंटरेक्शन के अंदर जो दो स्पीशीज हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं वो आपस में एक दूसरे के आसपास ही रहती हैं। अब इसमें सबसे पहले प्रेडेशन के बारे में बता रखा है। प्रेडेशन में आप देख पा रहे होगे वो राइड नहीं ले रहा है बेटा, वो कि भैंस उसे राइड करा रही है, वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ना चाहता है और उसे मार के गिराना चाहता है और उसे खाना चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि भैंस भाग रही है और उसकी कमर बैठ के वो भी जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रेडेटर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में सारे कार्निवोर हर्बीवोर सारे के सारे क्या है, प्रेडेटर्स हैं, और 25% इंसेक्ट ऐसे हैं जो क्या है, फाइटोफेगस है, जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि अगर प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट करेगा प्रे को तो प्रे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, जिसकी वजह से प्रेडेटर का भी एक्सटिंक्शन होगा, इसलिए प्रेडेटर का जो नेचर है वो प्रूडेंट है। अब इन्होंने प्रेडेटर का इंपॉर्टेंस बताया, ये है प्रिकली पियर कैक्टस और कोने में दिख रही होगी आपको कैक्टस फीडिंग मॉथ। तो जब किसी सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज को आप ज्योग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत ज्यादा फास्टली वो स्प्रेड होती है, क्योंकि उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां पे नहीं होता जिस जगह उन्होंने इन्वेड किया। तो एग्जांपल बताया है, प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसने हैवोक क्रिएट किया, स्प्रेड करके कंट्रोल किया गया इस कैक्टस फीडिंग मॉथ के थ्रू। फिर दूसरे नंबर पे बताया हुआ है कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है प्रे की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए या पेस्ट की पॉपुलेशन को रोकने के लिए। तीसरा बता रखा है कि प्रेडेटर मेंटेन कर रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी को कम्युनिटी के अंदर बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज। एग्जांपल यही है स्टारफिश डिजास्टर अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे, ये सब रिमूव करी गई किसी इंटरटाइडल एरिया से, तो उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो गया कितनी, 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज का विद इन अ ईयर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब इन्होंने डिफेंसेस के बारे में बताया हुआ है, तो डिफेंस में सबसे पहला देखिए कैमोफ्लेज फ्रॉग है, फ्रॉग ये रहा, पीछे इसके आपको लीव्स दिख रही होंगी, उसके बैकग्राउंड कलर से मैच कर पा रहा है। तो कैमोफ्लेज या क्रिप्टिक कलरेशन इंसेक्ट या फ्रॉग द्वारा, और कुछ पॉइजनस हो गए हैं। एक मोनार्च बटरफ्लाई है जो कोने में दिख रही होगी, ये लीफ इंसेक्ट है। ये मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्ट्रेसफुल होती है प्रेडेटर के लिए, और ये स्पेशल केमिकल उसकी बॉडी में आया था या एक्वायर किया गया था जब वो कैटरपिलर स्टेज पे थी, और उसने उस केमिकल को फीड किया था एक पॉइजनस वीड के थ्रू। फिर बताया गया है प्लांट्स के अंदर डिफेंस क्या क्या है, तो थॉर्न्स जैसे मॉर्फोलॉजिकल मींस ऑफ डिफेंस है अकाशिया और कैक्टस में, और कुछ प्लांट्स केमिकल बनाते हैं जो हर्बीवोर्स को सिक बना सकते हैं, उनकी फीडिंग एफिशिएंसी को इनहिबिट कर सकते हैं, डाइजेशन को या उनके रिप्रोडक्शन को या मार ही देते हैं। और टेलोट्रोपिस है जो पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है जो कैटल या गोट के लिए फेटल होगा, जिसलिए वो नहीं खाती। उसके अलावा ये सारे के सारे केमिकल्स थे जिनको प्लांट्स अपने ग्रेजर्स या ब्राउजर्स से बचने के लिए बना रहे थे। फिर उसके अलावा